एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और राजधानी एक्सप्रेस में बात होगी तमाम बड़ी खबरों की। हरियाणा में जहां 3 दिन का विधानसभा सत्र होगा तो वहीं बीएसी की बैठक में तारीखों पर मुहर लगा दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी इस बारे में। उन्होंने बताया कि 13 से लेकर 18 तारीख तक ये सत्र चलेगा, यानी कि 13, 14 और 18 तारीख को ये सत्र आयोजित होगा और जाहिर तौर पर 15, 16 और 17 को अवकाश रहेगा। तो सीएम सैनी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। और बीना अरोड़ा हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ चुकी है। बीना अरोड़ा, 3 दिन का ये सत्र होने वाला है, हरियाणा का विधानसभा सत्र, और ऐसे में क्या कुछ इस बार देखने को मिल सकता है? किन किन प्रस्ताव पर इस बार सत्र में चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि हरियाणा विधानसभा का 15वां विधानसभा जो सत्र है वो इस बार 13 तारीख से शुरू हो जा रहा है। 13 तारीख को जो 13 नवंबर है, उसके बाद बुधवार 14 और 15 तारीख को जो है 2-3 के बीच में अवकाश आ रहे हैं, जिसके चलते जो विधानसभा सत्र 13, 15 और 17 को रहेगा। बीच में शनिवार इतवार की छुट्टी भी रहेगी। 14 तारीख को गुरु नानक जयंती भी रहेगी। अगर हम बात करें तो ये विधानसभा जो सत्र को लेकर जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है, वो जो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है, उनको पहले ही पत्र लिख चुके हैं कि जितने भी जो विधायक हैं उनके इलाके की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लिखकर अपने सचिवालय में भेज दें, ताकि जब विधानसभा सत्र शुरू हो तो इन जो जितने भी जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जा सके और विधानसभा सत्र को लेकर ये सारे मुद्दे उठाए जा सके और इन पर बातचीत भी की जा सके। और इसमें कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में यहाँ पर वो जल्द ही अपना विधायक दल का नेता चुन सकती है और उसको ही विपक्ष का नेता माना जाएगा। किन नामों पर चर्चा चल रही है फिलहाल बीना, क्योंकि विपक्ष का नेता भी विधानसभा सत्र में होना बेहद जरूरी माना जाता है, और ऐसे में किन नामों पर विपक्ष की ओर से चर्चा चल रही है? अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो नाम है वो जरूर सामने आ रहा है कि वही विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास अपने 35 विधायक और भाजपा के पास अपना बहुमत है वो हासिल है। कहीं ना कहीं जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें अपनी सरकार बनाने की जो उनकी जो कोशिश थी वो नाकाम रही, जिसके चलते वो सिर्फ 35 सीटें जीत पाए और अभी वो जल्द ही अपना जो है विधायक दल का नेता खड़ा कर सकती हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो नाम है वो सामने आ रहा है। इस रेस में अगर बात करें तो हमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला भी नाम की सूची में थे, लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरह से 72 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने जो है विधायक खड़े किए थे, जिस तरह से जीत उनको हासिल हुई है, तो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको विधायक दल का नेता बनाया जाएगा। वो जो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और विपक्ष में पहुंच कर जो है भाजपा के सामने अपने जो है मुद्दे रखेंगे। जो भी विधानसभा सत्र में जो मुद्दे उठाएंगे उन पर बातचीत जो है वो की जाएगी। इसमें कई मुद्दे हरियाणा विधानसभा के विकास, हरियाणा विधानसभा में हरियाणा के कई ऐसे जिलों के विकास को लेकर मुद्दे हैं, कई ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज बीएसी की भी बैठक हुई और बीएसी की बैठक से भी क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि 13 नवंबर को जैसे ही ये विधानसभा सेशन शुरू होगा, उससे 2 घंटे पहले बीएससी की जो बैठक है वो शुरू होगी। क्योंकि विधानसभा सेशन जब भी शुरू होना होता है तो इसमें बीएससी की बैठक जो पहले ही होती है, इसमें जो इनका जो मेन अध्यक्ष भी बनाया जाता है, जो इन सभी चर्चाओं पर इनके जितने भी इनके विधायक जो इनके जो विधेयक के जो बिल होते हैं उन पर बातचीत की जाती है और उनको ही विधानसभा में सत्र में पेश किया जाता है, ताकि इन मुद्दों पर बात की जा सके और इन मुद्दों को उठाया जा सके। मुद्दों को उठाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया बिना तमाम जानकारी के लिए। तो आज बीएसी की बैठक में ये फैसला सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया है कि 13 से लेकर 18 तक, यानी कि 3 दिन का ये विधानसभा सत्र चलेगा। हालांकि 3 दिन का अवकाश भी रह गया, यानी कि 15, 16 और 17। ये 13, 14 और फिर 18 तारीख को सेशन रहेगा, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और
महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, सप्लीमेंट्री विजिलेंस होगा, कुछ बिल भी होंगे। देखिए, क्योंकि ये विपक्ष का अपना विषय है, किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है, किसको नहीं करना है, उनका अपना विषय है। 3 दिन का अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर देखेंगे, अभी 3 दिन का। वहीं बीएसी की बैठक को लेकर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा है कि आज बीएसी की बैठक हुई और इसमें स्पीकर, मुख्यमंत्री और हमारे सभी साथी शामिल हुए और इस बैठक में हमने मांग उठाई है कि 13 और 14 तारीख को होने वाले सत्र को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 15 से लेकर 17 तारीख तक अवकाश है और 18 तारीख को सत्र फिर से शुरू होगा। आवंटित समय बहुत कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। वोट ऑफ देखिए, बीएसी की आज मीटिंग हुई है। इसमें माननीय स्पीकर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी साथी उसमें थे। उसमें हमने ये मांग की है कि जो 13 और 14 तारीख का सत्र है, 15, 16, 17 की छुट्टी है और फिर 18 तारीख का सत्र है, ये बहुत ही कम है, समय अवधि इसकी बढ़ाई जानी चाहिए। और साथ ही साथ में 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है और उसी दिन ही वोट ऑफ थैंक्स की बात कही गई थी। तो हमने ये भी मांग कही है, क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन जो है 15 दिन पहले नहीं हुआ, प्रश्नकाल नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे हमारे सम्मानित विधायक साथी हैं जो चुनकर आए हैं, वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, हल्के की आवाज़ उठाना चाहते हैं, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों की आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सभी साथियों को मौका मिले, इसको लेकर भी चर्चा इसमें रही है। इधर खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैली है। दरअसल बदमाशों ने लूटपाट के बाद हत्या को अंजाम दिया है। बदमाशों ने इंस्पेक्टर की मां को मौत के घाट उतार दिया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो ये यमुनानगर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दिन दहाड़े हत्या के बाद सनसनी फैली और बदमाशों ने लूटपाट के बाद हत्या को अंजाम दिया है। और अगली खबर करनाल से है, जहां चोरों ने एक साथ 2 मकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि दोनों घरों के परिवार छठ पूजा करने के लिए घाट गए हुए थे। वहीं पीछे से चोरों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। सेक्टर 4 चौकी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं मकान मालिक का कहना है कि वो अपने परिवार के साथ छठ पूजा करने गया हुआ था और जब घर वापस आए तो ताला टूटा पड़ा था और घर में कैश समेत कई कीमती सामान गायब हो चुके थे। वहीं बगल वाले घर में किराएदार रहते थे और वहां से भी चोरों ने 1.5 लाख कैश समेत 10 से 12 तोला सोना चांदी चुराकर वो फरार हो गए। 31 नंबर कोठी है सेक्टर 14 में, कोई वहां चोरी हो गई है। आगे देखा है, मौके पे फसल की टीम बुलाई है, जांच जारी है। चोरी अभी तक इनको पूरा वो डिटेल नहीं दी है, जैसे देंगे हम कार्रवाई करेंगे। हम एक ही मकान में रहते, पड़ोसी और मकान मालिक। मैंने इसके लिए पैसे रखे थे 1,60,000। मैंने ऑपरेशन करवाना था मैंने हाथ का। तो जो है ना वो अब देखा तो अंदर ये हालत थी। हमने किराएदार को फोन किया, ये अपनी गुड़िया के पास से आई, कहने ये क्या हो गया। मांटी हमने क्या पता, हम भी बाहर थे, आप भी बाहर थे। मेरे पैसे थे 1,60,000 और कुछ जेवरात वगैरह थे, सोने चांदी के, मतलब 4, 4.5, 5 के आसपास हमारा सामान। और खबर हरियाणा के कैथल से है, जहां कैथल पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत 100 संदिग्धों के घर में छापेमारी की और अन्य जगहों की छानबीन की और इस दौरान 8 थानों की पुलिस मौजूद थी। इस दौरान पुलिस नशा तस्करी करने वालों और आपराधिक मामलों में संलिप्त लोगों की तलाश कर रही थी। तो वहीं इंस्पेक्टर बीर सिंह ने लोगों को बताया कि नशा की तस्करी करना घिनौना अपराध है। कोई भी नशा तस्करी करते हुए मिले तो उसकी सूचना तत्काल मुझे दें और उसका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। तो वहीं एसपी राजेश कालिया ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य नशा तस्करों पर शिकंजा कसना है। कैथल पुलिस का उद्देश्य कैथल को नशा मुक्त बनाना है। हरियाणा सरकार और पुलिस महानिदेशक हरियाणा के आदेशानुसार पूरे हरियाणा में को नशा मुक्त करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी अभियान की कड़ी में कैथल पुलिस द्वारा भी समय समय पर इसमें नशा तस्करों पर रेड करके सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। तो आज थाना शहर कैथल में जो ये सर्च अभियान चलाया गया, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें पिछले 20 साल का रिकॉर्ड थाने का जो खंगाला गया है, उसमें से इनकी जो नशा तस्करी में पूर्व में शामिल रहे उनकी लिस्ट तैयार की गई है
और इन पे आज हमारे थाना शहर से, सिविल लाइन, सदर, सीआईए, महिला पुलिस स्टेशन से ज़्यादा फोर्स पुलिस लाइन से मंगवाई गई थी और इसमें हमने 5 टीमें गठित की थी अलग अलग SHOs की, और उनको अलग अलग आदमियों की सूची देकर जो ना ये सर्च अभियान आज 7 बजे से हमने शुरू किया था। और इधर हिमाचल की संजौली मस्जिद के विवाद मामले में लोकल रेजिडेंट ने पार्टी बनने की अर्जी दी है। नगर निगम आयुक्त के आदेश पर सुनवाई हुई और इधर 5 अक्टूबर को अवैध हिस्से गिराने का आदेश आया था। मुस्लिम सोसाइटी ने आयुक्त के आदेश को चुनौती दी है और 14 नवंबर को याचिका पर अगली सुनवाई होगी। हिमाचल की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद को गिराने के नगर निगम आयुक्त के आदेशों पर स्टे वाली याचिका पर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले लोकल रेजिडेंट ने इस केस में पार्टी बनने के लिए एप्लीकेशन दी है और वहीं अब ये मामला 14 नवंबर को सुना जाएगा। लोकल रेजिडेंट के एडवोकेट जगपाल ने कहा है कि मुस्लिम वेलफेयर की याचिका पर आज सुनवाई हुई और वक्फ बोर्ड ने अदालत में अपना जवाब दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर को आदेश दिया था कि जब केस की सुनवाई होगी तो लोकल रेजिडेंट को जरूर सुना जाएगा और इसी के तहत लोकल रेजिडेंट ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है ताकि उन्हें भी अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका मिल पाए। वहीं मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के एडवोकेट विश्वभूषण ने कहा कि आज लोकल रेजिडेंट ने पार्टी बनने की एप्लीकेशन दी थी और ये भी कहा कि 14 की सुनवाई में लोकल रेजिडेंट को पार्टी बनाने और याचिका की मेंटेबिलिटी को अदालत फैसला सुना सकती है। से पहले जो रिस्पोंडेंट्स इसमें एरे होना चाहते थे उनको सुना गया और उन्होंने अपनी बात रखी, जिस पे कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और उन्होंने 14 के लिए मैटर फिक्स किया है और 14 को उसका फैसला आ जाएगा कि उन्हें पार्टी बनाया जाएगा कि नहीं और क्या वो एग्रीव्ड हैं या नहीं है। और वैसे भी ये जो केस है ये 14/11 के लिए फिक्स हुआ। याचिका पे उनका कहना ये है कि जो मेंटेनेबिलिटी है उसको 14/11 को सुन लेंगे और आज सिर्फ ये फैसला जो उनको सुना गया, दूसरी जो संजौली जो वहाँ की जो लोकल कमेटी है, रेजिडेंट कमेटी, उनके ऊपर फैसला आ जाएगा 14/11 को। मैंने जो एप्लीकेशन फाइल की थी वो जो 21 अक्टूबर 2024 का जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर में ये लिखा है कि जब इस केस की सुनाई होगी तो स्टेक होल्डर्स को सुना जाएगा। तो उसी के तहत हमने एक फॉर्मल एप्लीकेशन दी थी, किसी प्रोविज़न में नहीं दी है। उस ऑर्डर को हाईकोर्ट के ऑर्डर को हमने कोर्ट में लगाया है और उस ऑर्डर के सपोर्ट में हम एक फॉर्मल एप्लीकेशन दे करके कि हमारी भी सुनवाई इसमें की जाए। तो उसके ऊपर आर्गूमेंट हुआ है जो कि 14 नवंबर को ऑर्डर पे रखी है और 14 नवंबर को ही कोर्ट ने कहा है कि हम फाइनल फैसला जो है मेन केस में भी करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से इसका टाइम बाउंड डायरेक्शन है। तो ज़्यादा समय तक हमारा यहाँ का कोर्ट एमसी कोर्ट के रिकॉर्ड को होल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक ये रिकॉर्ड वापस नहीं जाएगा तब तक कमिश्नर साहब इस केस की फर्दर सुनवाई कर नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 14 तारीख तो मुस्लिम सोसाइटी ने आयुक्त के फैसले को चुनौती दी है और ये मांग की है कि पार्टी बनाई जाए। हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जीवन कुमार जुड़ चुके हैं। जीवन, पार्टी बनाने की मांग की गई है, लेकिन पार्टी में किसे किसे शामिल किया जाना चाहिए, क्या इसका भी जिक्र किया गया है? देखिए अंजलि, मामला जो 14 तारीख के लिए इन्होंने कहा है कि 14 तारीख को अब एक फैसला आएगा, समझने की जरूरत है उस फैसले को कि किस चीज का फैसला है। जो लोकल रेजिडेंट हैं संजौली के, मस्जिद के आसपास के लोग हैं, उन्होंने कहा हमें पार्टी बनाया जाए। दूसरी बात कि जो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी है उसके जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि जो याचिका दी गई थी, जो मस्जिद है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए जो भी इससे पहले जो तकरार हुए हैं वो सारे उनका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि कमेटी जो मस्जिद कमेटी है वो रजिस्टर्ड नहीं है। लतीफ़ जी उसके अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस तरह से फैसला आया और फैसले पे काम भी शुरू हो गया, ऊपरी 3 मंजिलों को तोड़ने की बात भी कही गई। लेकिन अब लतीफ़ जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, नज़ाकत अली जी, उन्होंने कहा कि ये रजिस्टर्ड नहीं है जो भी मस्जिद कमेटी है, इसलिए जो उन्होंने बात कही है, जो हलफनामा दिया है एमसी कोर्ट में, वो बिल्कुल गलत है, इसलिए चैलेंज किया है उन्होंने। और अभी जो फैसला 14 तारीख को आना है वो है जो नज़ाकत अली की जो एप्लीकेशन है, स्टे को लेकर जो एप्लीकेशन है वो, और साथ में जो रेजिडेंट बनने हैं मस्जिद
कि आसपास के जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनको लेकर जो सुनवाई 14 नवंबर को होनी है। जी अंजलि। बिल्कुल 14 नवंबर को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले देखिए आयुक्त की ओर से जो आदेश आया, क्या उस आदेश के बाद से वहां पर कोई हलचल देखी जा रही है? जी बिल्कुल हलचल थोड़ा इंतजार कर रहे हैं उस तरह से लोग कि किस तरह से फैसला आता है, क्योंकि फैसला जो 5 अक्टूबर का जो फैसला था 3 मंजिलों को ऊपरी 3 मंजिलों को तोड़ने का, तब इन्होंने कहा, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये हमें जो है वो यहाँ मैन पावर चाहिए, मैन पावर हमारे पास नहीं है, हमारे पास पैसों की भी कमी है। लेकिन उसके बाद मुस्लिम पक्ष इसने जोर पकड़ा और जो मुस्लिम पक्ष था, जो और ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो भी इकट्ठा हुए और कहा गया कि अब ये जो फैसला है वो मुस्लिम पक्ष पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने उस बात को भी सही नहीं ठहराया एमसी कोर्ट के फैसले को, क्योंकि उन्होंने कहा, पुरजोर कहा है और उन्होंने कोर्ट में कहा है कि जो लतीफ मोहम्मद लतीफ तो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं संजौली मस्जिद के, वो ये कमेटी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए जो उन्होंने हल्फनामा दिया है वो भी तर्क संगत नहीं है, सही नहीं है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। उन्होंने चैलेंज एप्लीकेशन दी है जिसके ऊपर 14 तारीख को सुनवाई हुई। बिल्कुल, लेकिन आखिर देखिए अपना पक्ष रखने का अधिकार सभी को होता है, फिर भी ये देखा जा रहा है कि जिस मस्जिद के आड़ में छिपे हुए थे आरोपी, क्या उन आरोपियों को पूरी तरीके से समर्थन दिया जा रहा है? एक तरीके से ये समझा जाए, क्योंकि जो मंजिल अवैध थी उसको ही तोड़ने का आदेश दिया गया है आयुक्त की ओर से, फिर इतनी आपाधापी क्यों? फिर आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? जी अब ये जो मामला है वो द्विपक्षीय हो गया है। पहले तो मुस्लिम पक्ष द्वारा ये कहा गया कि हम लोग भाईचारे में रहना चाहते हैं, जो अवैध है उसको हम गिरा देंगे, लेकिन बावजूद इसके अब उन्होंने उस पक्ष को कमजोर कर दिया गया है, जो मुस्लिम कमेटी थी, मस्जिद कमेटी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जीवन कुमार आपका। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, इधर पाक की नापाक हरकत नहीं थम रही है। दरअसल सीमा पार से ड्रग्स और हथियार पाकिस्तान की ओर से भेजे जा रहे हैं। बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया है। संदिग्ध वस्तु और ड्रग्स पुलिस ने बरामद किए हैं। पीले टेप के एक पैकेट में 500 ग्राम हेरोइन मिला है। और पाकिस्तान की देखिए एक और बार नापाक हरकत सामने आई है। पाकिस्तान सीमा पार से ड्रग्स और हथियार किस तरह से बड़ी खेप में भेज रहा है, और आए दिन ड्रोन के जरिए ये हथियार भेजे जा रहे हैं, ड्रग्स भेजे जा रहे हैं। तो पंजाब के तरनतारन में सरहदी डल गांव के खेत में तस्करों की गतिविधियों की सूचना बीएसएफ और पंजाब पुलिस को मिली। इसके बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और कुछ संदिग्ध वस्तु 500 ग्राम हेरोइन बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने बरामद की। इसके बाद पंजाब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। वहीं पुलिस तस्करों की तलाश की जा रही है। और अगली खबर है पंजाब की जालंधर से, जहां रैनक बाजार चौक के पास मोहल्ले में क्रॉकरी की दुकान में अचानक से आग लग गई। आग लगने से दुकान में पड़ा क्रॉकरी का सारा सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरें भी सामने आई है। और वहीं मालिक ने यह भी बताया कि घटना की जानकारी जैसे ही मिली, तुरंत मैंने फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आग लगने से दुकान में रखा 3 लाख से ज्यादा का सामान जलकर खाक हो चुका है। लोग कहते भी शॉर्ट सर्किट हो गया है। सानू फोन है अपने गुआढ़िया का मिनट वगैरह अपना क्रॉकरी प्लास्टिक नुकसान कुछ भी नहीं, तो 3-3.5 लाख का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड आ गई। और इधर जालंधर शहर में प्रदूषण खत्म करने के लिए शहर की जहरीली हवा को स्वच्छ करने में ग्रीन वॉरियर्स जी जान से लगे हुए हैं। प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए कुछ संवेदनशील शहरवासी लगातार प्रसारित हैं। और इसी कड़ी में विधायक गुरदेव सिंह के अगुवाई में राउंड ग्लास संस्था ने नाभा ब्लॉक की ग्राम पंचायत थूही और थूहा पट्टी में ठोस कचरा प्रबंधन का यहाँ पर प्रावधान किया। और इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों को गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखने के बारे में विशेष तौर पर जानकारी दी गई है। तो कुछ इस तरह से कचरेदान दिए गए हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा। और इधर पंजाब से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां गोराया फगवाड़ा के बीच एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि जयपुर अजमेर ट्रेन नंबर
19/6/11 अब लुधियाना से जालंधर जा रही थी और तभी S4 कोच की ब्रेक जाम होने के कारण कोच के नीचे आग लग गई और इस दौरान यात्रियों में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद इसकी सूचना स्टेशन मास्टर मौली संदीप कुमार ने SPL 81 को दी और इस दौरान रेड सिग्नल दिखाकर ट्रेन को रोक दिया गया और कोच में फायर सिलेंडर की मदद से ट्रेन के नीचे लगी आग को बुझा दिया गया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, तो वहीं काफी देर ट्रेन रुकने के बाद आगे जाने के लिए रवाना हुई। आगे बढ़ते खबरों में, जहां हर्ष फायरिंग में दुल्हन को गोली लग गई, विदाई के वक्त किसी ने फायर कर दिया और इलाज के लिए फिलहाल लुधियाना के DMC रेफर कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये बताया जा रहा है कि पंजाब के फिरोजपुर में शादी समारोह में विदाई के समय दुल्हन के माथे पर गोली जा लगी और गोली लगने से दुल्हन घायल हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत घायल दुल्हन को प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया और वहां उसकी हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने लुधियाना के DMC अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है और गोली किसने चलाई ये भी पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है और इस बारे में हालांकि स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन दुल्हन जो विदाई के समय जिसके माथे पर गोली लग गई, अचानक से रेफर किया गया। हालांकि हर्ष फायरिंग पर जब पूरी तरह से रोक है, उसके बावजूद यहां पर फायरिंग की जा रही थी। मैरिज पैलेस है, ਉੱਥੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਹਸਨ ਢੁੱਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੈ। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। लाडकी बहीण माझी